तो स्टूडेंट ये सरफेस केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 13 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एसोसिएटेड कोलाइड्स के बारे में। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स में हमने बताया था कि कम सांद्रता पे ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, बट अधिक सांद्रता पर कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह काम करने लगते हैं क्योंकि पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं। दे आर कॉल्ड एसोसिएटेड पार्टिकल। जैसे एग्जाम्पल सोप एंड डिटर्जेंट जो है ये एग्जाम्पल है एसोसिएटेड कोलाइड्स के। तो अब हम सोप और डिटर्जेंट के बारे में डिस्कस करेंगे किस तरीके से एसोसिएटेड कोलाइड की तरह काम कर रहे हैं। जैसे सोप को ही हम देख लें, अब डिटर्जेंट को ही देख लें, तो सोप और डिटर्जेंट जो है वो एसोसिएटेड कोलाइड की तरह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एग्रीगेट पार्टिकल जो पार्टिकल्स हैं वो एग्रीगेट होकर के मिसल बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स आर एग्रीगेट, पार्टिकल्स आर aggregate and form म्यूजिल, और एग्रीगेट होकर के क्या बना लेते हैं, म्यूजिल बना लेते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि पार्टिकल्स अधिक सांद्रता पे कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह काम क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस, क्योंकि जो है पार्टिकल्स आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, म्यूजिल बना लेते हैं। सोप और डिटर्जेंट दोनों में। तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मिसल, मिसल क्या होता है, किस तरीके से बनता है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मिसल के बारे में। क्योंकि जो एसोसिएटेड कोलाइड्स हैं या सोप और डिटर्जेंट जो है वो मिसल फॉर्मेशन की वजह से, सोप कपड़े को साफ कर रहा है, डिटर्जेंट कपड़े को साफ कर रहा है क्योंकि उसमें मिसल बन रहा है। यदि सोप और डिटर्जेंट में मिसल के मॉलिक्यूल्स ना बने तो कपड़ा जो है हम सोप कपड़े को धुलने के लिए सोप या डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है कि साबुन और डिटर्जेंट की जो क्लींजिंग एक्शन है या साबुन डिटर्जेंट की जो सफाई प्रक्रिया है वो किस बात पर निर्भर करती है, मिसल के फॉर्मेशन पर। मिसल के बनने के कारण साबुन जो है कपड़े धुलने के काम में आ रहा। क्लियर? तो हम देखेंगे व्हाट इज मिसल, मिसल क्या होता है, मिसल कैसे बन रहा है। तो मिसल जो है द क्लस्टर या द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स formed by associated colloids in solution are called मिसल। तो जो मिसल होता है वो कैसे बना, व्हाट इज मिसल, जब पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स के सॉल्यूशन में तो मिसल बनता है। एसोसिएटेड कोलाइड के सॉल्यूशन में पार्टिकल के आपस में मिलने से क्या बनता है, मिसल बनता है। जैसे हम इसको डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं कि जो मिसल है वो किस तरीके से बन रहा है। तो इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करें तो हम मिसल को दिखाते हैं कि मिसल किस तरीके से बनता है। नेक्स्ट, अब जो मिसल होता है, मिसल को बनने के लिए जो है मिसल कब बनता है, जबकि एक मिनिमम कंसंट्रेशन हो। जो मिसल का फॉर्मेशन है तभी होगा जब कंसंट्रेशन एक सर्टेन अमाउंट पर हो। तो उसको हम बोलते हैं, वो क्या है, दैट इज CMC। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो व्हाट इज CMC या व्हाट इज क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, ये क्या होता है, द कंसंट्रेशन, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि द कंसंट्रेशन या द फॉर्मेशन ऑफ मिसल का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक प्लेस above certain concentration, तो मिसल का फॉर्मेशन जो होता है
कुछ कंसंट्रेशन के ऊपर, above certain concentration are called CMC। तो जिस कंसंट्रेशन का सिंपल से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि CMC क्या है, मिजेल का फॉर्मेशन तब होगा, द फॉर्मेशन ऑफ मिजेल तब होता है जबकि कंसंट्रेशन उसके ऊपर हो, above certain कंसंट्रेशन, कुछ कंसंट्रेशन के ऊपर, या सिंपली कर सकते हैं कि वह सांद्रता जिसके ऊपर मिजेल का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं CMC। क्लियर? तो वह सांद्रता जिसके ऊपर मिजेल का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिजेलाइजेशन कंसंट्रेशन। दूसरा है, नेक्स्ट है क्राफ्ट टेम्परेचर। वह टेम्परेचर जिसके ऊपर मिजेल का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है देखेंगे। क्राफ्ट टेम्परेचर इसी को TK से डिफाइन करते हैं, डिनोटेड बाय TK। तो द टेम्परेचर एबव विच मिजेल फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, टेम्परेचर एबव विच मिजेल फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ मिजेल टेक प्लेस। तो वह टेम्परेचर जिसके ऊपर मिजेल का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर? तो दोनों कभी एग्जाम में पूछ लेता है CMC क्या है, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है। तो CMC क्या है, वह सांद्रता जिसके ऊपर मिजेल का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं CMC। वह टेम्परेचर जिसके ऊपर मिजेल का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। अब जो मिजेल होते हैं, एक मिजेल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, ईच मिजेल 100 मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट है, अब जो मिजेल होगा उसमें देखेंगे ईच मिजेल कंटेन, प्रत्येक मिजेल में ईच मिजेल मॉलिक्यूल या ईच मिजेल कंटेन एज मैनी एज 100 मॉलिक्यूल और आयन, 100 मॉलिक्यूल्स और आयन्स। क्लियर? 100 मॉलिक्यूल या आयन। तो एक मिजेल में कितने मॉलिक्यूल या आयन होते हैं, 100 मॉलिक्यूल या आयन उपस्थित होते हैं। एक मिजेल में 100 मॉलिक्यूल या आयन उपस्थित होते हैं। क्लियर है? एक मिजेल तब बनेगा जब उसमें 100 मॉलिक्यूल या आयन कनेक्ट, हमने कहा ना कि मॉलिक्यूल या आयन के आपस में मिलने से, पार्टिकल के आपस में मिलने से बन रहे हैं। तो कितने पार्टिकल मिले तो मिजेल बनेगा, कम से कम 100 पार्टिकल हो, 100 आयन्स हो, 100 मॉलिक्यूल होंगे, तभी जो है मिजेल्स का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज मिजेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो मिजेल क्या होता है, फिर से एक बार देखेंगे इसको। मिजेल क्या है, मिजेल जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में, एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल के आपस में मिलने से मिजेल बनता है। क्लियर? और एक चीज हम मिजेल क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एसोसिएटेड कोलाइड तभी बनता है जब मिजेल बनता है। तो मिजेल कब बनता है, जबकि एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल मिलते हैं तो मिजेल बनता है। अब मिजेल बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक निश्चित सांद्रता के ऊपर ही मिजेल बनता है, उसे CMC कहते हैं। एक निश्चित ताप के ऊपर ही जो है मिजेल बनता है, उसे क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। इसके अलावा मिजेल बनने के लिए क्या होना चाहिए, मिजेल बनने के लिए कम से कम कितने मॉलिक्यूल मिलने चाहिए, 100 मॉलिक्यूल या आयन्स आपस में मिलेंगे तभी मिजेल बनता है। और नेक्स्ट देखेंगे, इसी में हम आगे देख लेंगे एसोसिएटेड कोलाइड में थोड़ा सा हम देखेंगे। अभी तक हम मिजेल की बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा एसोसिएटेड कोलाइड्स में हम देख लेंगे कि एसोसिएटेड कोलाइड्स में जो है, एसोसिएटेड कोलाइड लायोफिलिक एंड लायोफोबिक दोनों नेचर का है। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स, एसोसिएटेड कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन आर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक इन नेचर। ये लायोफिलिक भी होते हैं और लायोफोबिक भी होते हैं, दोनों तरीके से होते हैं, लायोफिलिक भी हैं और लायोफोबिक भी हैं। और जो एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं उनके बीच के पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड होता है, क्योंकि आयन से बन रहे हैं तो उनके बीच में जो पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी बॉन्ड उपस्थित होता। क्लियर?
तो ये हो गया हमारा कि एसोसिएटेड कोलाइड क्या है, वो कैसे होते हैं, लायोफिलिक लायोफोबिक होते हैं, दोनों नेचर होता है, और पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उपस्थित होता है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मिजेल फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म। मिजेल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मैकेनिज्म, क्योंकि अभी तक हम मिजेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मैकेनिज्म ऑफ मिजेल फॉर्मेशन, क्योंकि एसोसिएटेड कोलाइड में मिजेल इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ मिजेल फॉर्मेशन, तो मिजेल फॉर्मेशन कैसे बना है। मिजेल जो होते हैं, सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे, जैसे हम सोप, मिजेल फॉर्मेशन हम किसके टर्म में ले लें, हम सोप के लिए ले लें। मिजेल फॉर्मेशन इन सोप, मिजेल फॉर्मेशन इन सोप, क्लियर। तो सोप क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, उच्च वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को सोप बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल, अब कौन से फैटी एसिड, जैसे स्टेरिक एसिड है, ओलिक एसिड है, पामिटिक एसिड है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सोप के लिए। सोप हमारा, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया दैट इज C17H35COONA। तो ये क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सोडियम स्टीरेट। ये क्या है आपका सोडियम स्टीरेट, क्या है ये, दैट इज सोप। ये क्या है, एक प्रकार का सोप है, क्लियर। तो ये सोप है आपका सोडियम स्टीरेट, क्या है हमारे पास सोप है। अब हमको देखना है इसमें मिजेल कैसे बन रहा है, इसमें मिजेल कैसे बनेगा। तो सोप को देखें आप, सोडियम स्टीरेट को आप देखिए दैट इज C17H35COONA। यदि हम इसको तोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, C17H35COO माइनस प्लस Na प्लस, ये बनता है। तो ये क्या होगा, दैट इज स्टीरेट आयन, स्टीरेट, दैट इज स्टीरेट आयन, सॉरी, स्टीरेट आयन, सही है, स्टीरेट आयन। और ये क्या है आपका सोडियम आयन, क्लियर, स्टीरेट आयन और सोडियम आयन। और ये क्या है आपका सोप, ये क्या रहती है सोप, क्लियर है। अब स्टीरेट आयन में हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। स्टीरेट आयन में दो भाग होते हैं, सोप के दो पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दैट इज स्टीरेट आयन, स्टीरेट आयन है हमारे पास। अब देखेंगे स्टीरेट आयन क्या है, C17H35COO माइनस, क्लियर। तो सोप के टू पार्ट्स होते हैं, सोप के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। या स्टीरेट आयन में कितने पार्ट्स हैं, इसके दो पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स इन सोप। सोडियम आयन को हटाने के बाद इसमें दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं। पहला पार्ट क्या है, दैट इज फर्स्ट इज द हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन सा है, इसमें देखिए दैट इज C17H35, ये आपका क्या है हाइड्रोकार्बन पार्ट। अब जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये कैसा होता है, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोकार्बन पार्ट आर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। हाइड्रोफोबिक का मतलब है जो वाटर हेटिंग है, जो वाटर पानी में घुलता नहीं है। तो साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग पानी में नहीं घुलता, इसलिए हाइड्रोफोबिक, क्लियर, ये हाइड्रोफोबिक है। पहले आगे हाइड्रोफोबिक है, इसका मतलब कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में घुलता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, पानी में नहीं घुलता तो किसमें घुलता है, डिजॉल्व इन ऑयल, ऑयल, डर्ट, गंदगी, जो भी गंदगी होगी उसमें ही घुलता है, ऑयल में डिजॉल्व होता है। जो भी कपड़े में गंदगी लगी होगी, ऑयल हो, ग्रीस हो, जो भी डस्ट लगे हुए हैं, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट किसमें डिजॉल्व होता है, डर्ट में। नेक्स्ट, वो ये नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर इन नेचर, ये नॉन पोलर होता है, क्लियर। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आप देखिए, सेकेंड पार्ट है हमारा, ये जो बचा क्या, COO माइनस, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट आयन,
कार्बोक्सिलेट आयन पार्ट, ये सेकेंड पार्ट है कार्बोक्सिलेट आयन पार्ट। इसमें क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन में क्या है, दैट इज COO-। ये क्या है आपका कार्बोक्सिलेट आयन पार्ट। देखिए देखने में लग रहा है कि पोलर होगा, तो पहला क्या है, पोलर इन नेचर। फर्स्ट है दैट इज पोलर इन नेचर, पोलर होता है। क्लियर, पोलर है पहली बात। दूसरा, पोलर होने के साथ साथ यदि पोलर है वाटर में डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर। और जब वाटर में डिजॉल्व होगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लविंग, वाटर लविंग, वाटर लविंग। क्लियर, वाटर में घुलता है। इसके अलावा ये वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है और पोलर नेचर का है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। इसके अलावा हम देखेंगे ये जो पार्ट होता है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये साबुन का जो है, ये आपका टेल और हेड की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा पार्ट है, दैट इज टेल। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है ये साबुन का टेल है। ठीक है, ये टेल भाग होता है। क्लियर, ये टेल भाग होता है। और जो कार्बोक्सिलेट आयन पार्ट है ये हेड होता है, हेड ऑफ सोप, ये सोप का हेड होता है। जैसे अब मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ, तो आप देखिए जैसे हमने ये कैसे बना लिया, ये है, इसको मान लेते हैं कि एक साबुन का एक पार्ट का ये टुकड़ा है, तो ये क्या हो गया, ये सोप हमने इसको मान लिया। तो ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या है, दैट इज हेड, हेड है। और ये क्या हो गया आपका टेल, ये क्या हो गया टेल। तो हेड है, हेड का मतलब क्या होगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। ये क्या है आपका कार्बोक्सिलेट आयन भाग है, कार्बोक्सिलेट आयन भाग है, यानी हाइड्रोफिलिक। क्लियर, और ये क्या है हाइड्रोफोबिक। क्लियर है। तो इस तरीके से अब जब मिजल बनना होगा, जैसे हमने सोप को हमने लिया ना C17H35, देखें C17H35 C00, यानी सोप था, कार्बोक्सिलेट आयन था। अब इसको यदि कितने कार्बन है, 17 कार्बन है। इसको डायरेक्टली दिखाएं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब 17 से क्या जुड़ा हुआ, COO- Na+। तो इसको देखेंगे, ये वाला भाग हाइड्रोकार्बन भाग, ये वाला भाग क्या हो गया, दैट इज ये कौन सा भाग हो गया, हाइड्रोफोबिक भाग है। ये क्या है, टेल है। देखिए इसी को हमने शॉर्ट में दिखाया है, टेल है। और ये कौन सा भाग है, दैट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। जहाँ जहाँ पर ये आपको दिख रहा है, जहाँ जहाँ पर टर्निंग है, सब जगह पे कार्बन, टेल है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है। और जो है हाइड्रोफिलिक है, सॉरी हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक होगा तो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, किसमें डिजॉल्व होता है, ऑयल में घुलता है, ऑयल में घुलता है। क्लियर है। और ये वाला भाग, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग है, ये क्या है आपका, कौन सा भाग है, ये हेड है। हेड होने के साथ ये कौन सा भाग है, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन भाग है। तो ये क्या होगा, पोलर इन नेचर। देखिए यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, लिख लेंगे पोलर, पोलर इन नेचर, सॉरी लिखा हुआ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ये पोलर इन नेचर होगा, पोलर होगा। इसके अलावा हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। ठीक है, हाइड्रोफिलिक होगा तो वाटर में डिसॉल्व होगा। ये हो गया साबुन के बारे में, साबुन किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके से जब मिजल बनाना हो तो मिजल कैसे बनेगा, देखिए मिजल जब ढेर सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे तो हम तो कुछ ही यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो सिंपली आप इसको दिखाइए, जैसे यहाँ पर एक डर्ट पार्टिकल है, मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, ये डर्ट है, ऑयल है, सपोज ये ऑयल का एक पार्टिकल है, कपड़े से इसको हटाना है। तो क्या होगा, जो अब ऑयल की तरफ कौन होगा, ऑयल के साथ कौन घुलता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। देखिए ऑयल में कौन डिजॉल्व होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। हमने बताया हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ऑयल में डिजॉल्व होता है। तो हाइड्रोफोबिक क्या है, ये चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप
इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ये आकर के ऐसे जुड़ जा रहा है। क्लियर? इस तरीके से ये क्या हो गया, दैट इज मिजेल। यही क्या है आपका मिजेल है। अब कह रहे हैं 100 मॉलिक्यूल नहीं है तो भाई हम तो कुछ ही दिखा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हम फिर से और इसको देखें तो ये मान लीजिए हमारे पास ऑयल है और इसको खोल करके दिखाइए तो आप देखेंगे क्या जुड़ा है, COO- Na+। इसी तरीके से COO- Na+, COO- Na+, COO- Na+, COO- Na+, दैट इज मिजेल। ये क्या है आपका मिजेल। तो मिजेल का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है कि जैसे ही साबुन को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, साबुन के जो पार्टिकल्स होते हैं पानी के संपर्क में आते हैं तो जो कार्बोक्सिलेट आयन वाला भाग है वो पानी में घुलने लगता है और जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो तेल में घुलता है। तो तेल के मॉलिक्यूल जो अब क्या होता है, साबुन जो है जैसे ही कपड़े पे आता है तो जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो तेल से जाकर के चिपक जाता है और सारी गंदगी को अपनी तरफ खींच करके वो पानी के साथ बाहर निकल जाता है। क्लियर? इसी तरीके से कपड़े की धुलाई होती है साबुन के द्वारा। क्लियर है? और इसी तरीके से मिजेल बन रहा है। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप आगे हमें थोड़ा सा है, दैट इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो इसको हमने बता दिया है, थोड़ा सा लिख लेंगे। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप का जो क्लींजिंग एक्शन होता है तो सोप का क्लींजिंग एक्शन किस वजह से होता है, ड्यू टू, या सोप किस तरीके से काम करता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिजेल। तो सोप का क्लींजिंग एक्शन किस वजह से होता है, मिजेल फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो मिजेल फॉर्मेशन की वजह से क्यों होता है, क्योंकि जब मिजेल बनता है तो ऑयल को हाइड्रोकार्बन वाला भाग ऑयल को अपनी तरफ खींच लेता है और जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है वो पानी में घुल जाता है और जैसे ही मिजेल बनता है तो मिजेल जो है पानी के साथ, जब उसके हम कपड़े को धुलते हैं तो पानी के साथ मिजेल गंदगी को अपने साथ खींच करके बाहर निकालता है। इस तरीके से होता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो साबुन का क्लींजिंग एक्शन या साबुन की सफाई प्रक्रिया किस बात पर निर्भर करती है, डिपेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ मिजेल। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।